हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन किया हुआ था। उसी टॉपिक में हम लोग कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ऐसा देखने में आया है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है जिसमें 5 कंपाउंड दिए रहते हैं और पांचों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है सिर्फ। तो हम लोग देखते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें से पहला कंपाउंड है IF7। इसको बोलते हैं आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। और किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, और वह फॉर्मूला यह है H = 1/2 × V + M - C + A, जहाँ पर V इंडिकेट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। अब IF7 में सेंट्रल एटम कौन है? तो आयोडीन है। तो उसको में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो प्रत्येक हैलोजन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो इसलिए V की जगह पर 7 पुट करेंगे। M का मतलब क्या है? तो M का मतलब होता है मोनोवैलेंट एटम्स, वैसे एटम्स या फिर एलिमेंट जो या तो जिसका वैलेंसी 1 हो। तो क्या आयोडीन के साथ जो बगल में 7 ठो फ्लोरीन है, क्या वैलेंसी 1 होता है? तो होता है, क्योंकि जितना भी हैलोजन एटम है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। तो मोनोवैलेंट एटम का संख्या कितना है? तो फ्लोरीन 7 हुआ है, इसलिए यहाँ पर 7 लिखेंगे। C यानी कैटायन, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज। अब IF7 में कोई पॉजिटिव चार्ज तो दिख नहीं रहा है, तो 0 होगा। A यानी एनायन यानी नेगेटिव चार्ज। IF7 में कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, यानी कि यह दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो तो 1/2 × 7 + 7 14/2 क्या हो जाएगा? 7। यानी H बराबर क्या आया? 7। और H क्या इंडिकेट कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन को। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन 7 होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखते हैं sp3d3। तो यह हम लोग को कैलकुलेट हो गया हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के मदद से हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। और हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है आपका पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर, या तो शेप कुछ इस तरह से। और यह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। IF7 I है सेंट्रल एटम, इसलिए बीच में लिखा गया है, और उसके चारों तरफ जो है सो जिस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है पेंटागोनल बायपिरामिडल, उसी तरह से दिखाया गया है। तो यह था आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। यानी कि इस शॉर्टकट फॉर्मूला के मदद से हम लोग जो है सो किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ईजिली से जो है सो ज्ञात कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसका। IF7 के अलावा एक है BRF3 ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। H हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लगाओ 1/2 × V + M - C + A। ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैलोजन एटम है तो 7 होगा। मोनोवैलेंट एटम्स 3 फ्लोरीन है तो 3 होगा। कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 0 होगा। कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, 0 होगा। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 × 10 हाइब्रिडाइजेशन आएगा 5। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन 5 होता है तो हम लोग लिखते हैं sp3d। और sp3d जब आता है हाइब्रिडाइजेशन तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ज्योमेट्री इसको बोलते हैं, या तो स्ट्रक्चर बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल। चूँकि BRF3 के स्ट्रक्चर में अगर ध्यान से देखोगे तो 2 ठो लोन पेयर है, और लोन पेयर के कारण इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है और इसका नाम पड़ता है बेंट टी शेप। ऐसे तो जनरली इसको हम लोग टी शेप बोलते हैं, लेकिन यह बेंट हो गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं, और रिपल्सन के चलते यह दोनों फ्लोरीन एटम ऊपर का और नीचे का जो है सो थोड़ा सा देखोगे स्ट्रक्चर में बेंट दिख रहा है, इसलिए लिखा गया है शेप इसका बेंट टी शेप। तो इसका क्या रीजन था कि बेंट टी शेप हो गया? तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। यह था आपका। कुछ होमवर्क के लिए कुछ कंपाउंड्स का नाम लिखा गया है H तक। तो शॉर्टकट फॉर्मूला का प्रयोग करके सभी मॉलिक्यूल्स का जो है सो स्ट्रक्चर खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और जो भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा
तो कमेंट करके बताएं कि सर इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है सो क्या होगा, प्रॉब्लम है तो कमेंट में उसको लिखें, फिर अगले वीडियो में इस समस्या का समाधान किया जाएगा। यह था आपका स्ट्रक्चर ऑफ सम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। उसके बाद ग्रुप 17 में ही जो हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है वह है क्लोरीन के बारे में। वह किसके बारे में, तो क्लोरीन के बारे में। तो देखते हैं क्लोरीन का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्लोरीन जो है सो एक ग्रीक शब्द है। वह कौन सा ग्रीक शब्द है, तो क्लोरस। क्लोरीन का शब्द जो है से ग्रीक वर्ड क्लोरस से जो है सो डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। और क्लोरीन को जो डिस्कवर्ड किया गया है, क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड इन 1774 बाय शकील। कि क्लोरीन को डिस्कवर किया गया है 1774 में किसके द्वारा, शकील के द्वारा। कैसे प्रिपेयर किया गया है या तो कैसे डिस्कवर किया था, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया था तब शकील जो है सो क्लोरीन गैस का डिस्कवर कर पाया था। देखते हैं इसका प्रिपरेशन कि कैसे क्लोरीन गैस को प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन में देखेंगे कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कि क्लोरीन को इनमें से कोई भी एक मेथड से जो है सो इजीली से बनाया जा सकता है। जो कि पहला मेथड है हम लोग का बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विथ कंसनट्रेटेड H2SO4। कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, जिसको वेल्डन्स प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को वेल्डन्स प्रोसेस भी कहा जाता है। अब किस तरह से अभिक्रिया होता है सो देखते हैं, तो पता चल जाएगा कि क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है। तो जब मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 को 4 मोल ऑफ HCl के साथ मिलाते हैं तो Cl2 का निर्माण तो होता है, उसके साथ साथ दूसरे कंपाउंड्स का भी निर्माण होता है, मैग्नीज डाइक्लोराइड का और 2 मोल ऑफ वाटर का। और इसी प्रक्रिया से शकील डिस्कवर किया था क्लोरीन का भी 1774 में, जिसको वेल्डन्स प्रोसेस भी कहा जाता है। हाउएवर फिर भी ए मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट, ए मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट कहने का मतलब क्या, कॉमन साल्ट यानी NaCl सोडियम क्लोराइड, ए मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। मिश्रण कॉमन साल्ट और H2SO4 का प्रयोग किया जा सकता है HCl के। यह जो ऊपर का अभिक्रिया है MnO2 4HCl, तो देखा गया कि अगर HCl के जगह पर कॉमन साल्ट यानी NaCl और कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का भी प्रयोग करें तो Cl2 का निर्माण होता है कुछ इस तरह से कि जब NaCl को और कंसनट्रेटेड H2SO4 को MnO2 के साथ मिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट सेम बनता है MnCl2। उसके साथ ही बनता है सोडियम बाइसल्फेट का 4 मोल और वाटर का 2 मोल और आपका क्लोरीन का निर्माण होता है, जो हम लोग को प्रिपेयर करना था। यह था पहला प्रिपरेशन जिसका नाम है वेल्डन्स प्रोसेस। दूसरा जो तरीका है क्लोरीन के निर्माण का वह है बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटासियम परमैंगनेट। कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग पोटासियम परमैंगनेट से मिलाते हैं तो निर्माण होता है क्लोरीन का कुछ इस तरह से कि जब 2 मोल ऑफ KMnO4 यानी पोटासियम परमैंगनेट को 16 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलाते हैं तो 5 मोल ऑफ क्लोरीन प्राप्त होता है और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनते हैं वह है आपका 2 मोल ऑफ पोटासियम क्लोराइड, 2 मोल ऑफ मैग्नीज डाइक्लोराइड और 8 मोल ऑफ वाटर। यह था दूसरा तरीका क्लोरीन के प्रिपरेशन का। इसी तरह से जो तीसरा तरीका है वह है आपका डेकन्स प्रोसेस। नाम है डेकन्स साइंटिस्ट का जो यह दिया था प्रक्रिया, डेकन्स प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसके उपस्थिति में, तो कॉपर का क्लोराइड की उपस्थिति में। इसका क्या काम है, तो यह उत्प्रेरक का काम करता है, कैटेलिस्ट का, कि रिएक्शन के अभिक्रिया को रेट को बढ़ाता है जल्दी ताकि प्रोडक्ट जल्दी से निर्माण हो सके। तो डेकन्स प्रोसेस में जब हम लोग 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो 2 मोल क्लोरीन गैस और 2 मोल वाटर का निर्माण होता है। यह था तीसरा प्रिपरेशन क्लोरीन का। इसी तरह से हम लोग कॉमर्शियली व्यावसायिक रूप से और औद्योगिक रूप से यानी इंडस्ट्रियली में भी और कॉमर्शियल रूप से भी
क्लोरीन को प्रिपेयर करते हैं वह मेथड है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl कि NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा क्लोरीन को प्राप्त कर सकते हैं व्यावसायिक रूप से भी और इंडस्ट्रियलिक रूप से भी, यानी कॉमर्शियल व्यावसायिक रूप से। और इंडस्ट्री में निर्माण किया जाता है क्लोरीन को किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl के द्वारा। इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं कुछ इस तरह से। एक बीकर में क्या करते हैं, तो सबसे पहले NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें 2 ठो रॉड डुबाते हैं और दोनों रॉड को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। एक रॉड का जो चार्ज होता है वह पॉजिटिव होता है, एक रॉड का जो चार्ज होता है वह नेगेटिव होता है। जिसमें कैटायन आएगा, तो कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज किस में आएगा, नेगेटिव वाला में, तो इसको बोलते हैं कैथोड और इसको बोलते हैं एनोड, इस रॉड को। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी से पास कराया जाता है तो क्या होता है, जो NaCl यहाँ पर मौजूद है NaCl यह घुल जाता है। अब NaCl घुलेगा तो किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में, Na+ और Cl- में। और जैसे ही Na+ और Cl- में टूटता है तो माइनस जो है सो जमा हो जाता है आपका प्लस वाले मेटल में और Na जो जमा हो जाता है आपका माइनस वाले इलेक्ट्रोड में, यानी कि मेटल के रॉड में। और जिस रॉड में Cl- तो किस रॉड में, प्लस वाले रॉड में, तो प्लस वाला रॉड को बाहर निकाल देंगे और Cl- को कलेक्ट कर लेंगे। तो यह प्रक्रिया है क्लोरीन गैस को बनाने का। अब इसको थियोरेटिकली किस तरह से लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से कि NaCl सबसे पहले तो एक सॉलिड अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो वह गलता है, यानी मोल्टेन अवस्था में आता है, पिघला हुआ रूप में। और इसको जब पुनः हीट करते हैं तो यह टूट जाता है Na+ में और Cl- में। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं सॉल्यूशन से, तब क्या होता है कि एक रॉड जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको एनोड बोलते हैं, उसमें क्लोरीन अग जमा होता है और दोनों मिलने से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलता है क्योंकि क्लोरीन के पास माइनस चार्ज है। अब यह क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन कि कैथोड में जो नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज में कौन जाएगा, Na जाएगा, और Na पर होता है प्लस, तो Na बनने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 Na को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमको Na भी प्राप्त हो जाएगा कैथोड में और Cl2 प्राप्त हो जाएगा एनोड में। यह था आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ किसका, तो क्लोरीन गैस, जिसको बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा। उसके बाद क्लोरीन का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखना है, भौतिक गुण के बारे में। तो इट इज़ ग्रीनिश येलो गैस। ये किस तरह के गैस है, तो ग्रीनिश येलो कलर का गैस है। हैविंग पंजेंट स्मेल, जो है सो इसका स्मेल किस तरह का होता है, पंजेंट एंड सफोकेटिंग। सफोकेटिंग यानी दम घुटाऊ, ज़्यादा देर तक सांस लिए तो दम घुटने से जान भी जा सकती है। एंड बॉयल्स एट 239 केल्विन, और यह जो है सो बॉयल होता है, उबलता है 239 केल्विन में। यह था आपका क्लोरीन का प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी। अगले वीडियो में हम लोग क्लोरीन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और जो होमवर्क मैंने दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का, उसको ज़रूर से बनाएं और जो नहीं बने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि अगले वीडियो में उसका समाधान किया जा सके।